हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, देखिए, हाउ डू वी ब्रीथ, हम श्वास कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। चलिए देखते हैं क्या मैकेनिज्म होती है, सांस लेने की क्या क्रियाविधि होती है, उसके बारे में देखते हैं। अगर हम सामान्यतः बात करें तो हम सामान्यतः क्या देखते हैं कि हम जो वायु है, वायु को नॉस्ट्रिल से लेते हैं, जो हमारी नासा द्वार है उससे हम वायु को अंदर की तरफ लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम एयर को अंदर की तरफ ले रहे होते हैं। इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी। नॉस्ट्रिल से होती हुई एयर जो होती है वो हमारी नेसल कैविटी में पहुंचती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीच आवर लंग, और नेसल कैविटी से होती हुई हवा, वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है थ्रू विंड पाइप, विंड पाइप के जरिए। ठीक है, विंड पाइप के जरिए हवा नेसल कैविटी द्वारा होती हुई हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स जो होते हैं वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। ये जो कैविटी होती है ये रिब्स, पसलियों द्वारा घिरी हुई होती है, साइड से पसलियों द्वारा घिरी हुई होती है। लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, एक बड़ी मस्कुलर शीट होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। फॉर्म द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी के लिए फ्लोर की तरह यानी फर्श की तरह काम करता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ ये रही हमारी लंग्स कैविटी, और ये है रिब्स, ये रहे लिप्स, जहाँ लंग्स है ये लंग्स कैविटी है। ये नीचे की तरफ ये जो है ये है डायफ्राम, जो कि हमारे फ्लोर की तरह काम कर रहा है। ठीक, समझ में आया? तो देखिए नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से ये क्या गया हमारे नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से विंड पाइप, और विंड पाइप से होते हुई एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है। में जैसे ही पहुंचेगी तो लंग्स क्या होंगे, हमारे लंग्स फूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केस। तो जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो यहाँ पे हमारे डायफ्राम और रिब केस का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम सांस लेते हैं, देखिए आप सांस लेके देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होगा, आपके जो रिब्स हैं, रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी, यानी लंग्स जो होंगे, लंग्स के अंदर एयर भर जाएगी तो लंग्स फूल जाएंगे, रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगे, और डायफ्राम जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रश इनटू द लंग्स। इसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी में स्पेस बन जाता है, और जब स्पेस हो जाता है तो एयर जो होती है तेजी के साथ में हमारे लंग्स में जगह घेर लेती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, जिससे कि लंग्स हवा से भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउनवर्ड इनवर्ड, और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो उस समय रिब्स क्या करेंगे, नीचे की तरफ मुड़ती है, और जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, इट्स फॉर्मर पोजीशन, जैसे कि पहले था। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ उठता है तो इससे चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है, और जो एयर होती है लंग्स के अंदर वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, दीज मूवमेंट ऑफ इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजिली। टेक ए डीप ब्रेथ, और ये जो मूवमेंट है आप आसानी से फील कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए, और योर पाल्म ऑन द अब्डोमेन, और फील द मूवमेंट ऑफ अब्डोमेन। व्हाट डू यू फाइंड? तो जब आप गहरी सांस लेंगे ना, तब आपको अपने जो डायफ्राम का मूवमेंट आसानी से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बक्ष गुहा को नीचे की तरफ करते हुए चलें जी आगे। चलिए जी बढ़ते हैं।
After having learned that during breathing there are change in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. ठीक है, तो आफ्टर हैविंग लर्न, जब बच्चों ने लर्न कर लिया चेस्ट कैविटी के बारे में कि चेस्ट कैविटी का साइज जो होता है वो चेंज होता रहता है, तो बच्चे जो हो गए आपस में कंपटीशन करने लगे, कंपटीशन करने लग जाते हैं एक्सपेंशन के लिए कि किसकी चेस्ट ज़्यादा एक्सपेंड होती है। ठीक है, चलिए जी। एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट सी ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम। हर कोई यहाँ पे बूस्ट कर रहा है, हर कोई बता रहा है कि किसका साइज ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कौन कितना ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंड कर पा रहा है। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट। ठीक है, तो क्या आपने भी इस क्रियाकलाप को अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करा है? तो ये तो आप जानते होंगे। चलिए मैं इसके बारे में एक बताता हूँ। स्मोकिंग डैमेज लंग्स। जो स्मोकिंग होती है, धूम्रपान, ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है। स्मोकिंग इज़ आल्सो लिंक्ड टू द कैंसर। धूम्रपान कैंसर से भी संबंधित है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसलिए इससे अवश्य बचना चाहिए, हमें हमेशा इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गए? आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए मैं यहाँ मूवमेंट को आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए डायफ्राम क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब एक्सपेंड करने की बात हो रही है कि जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं, हाँ, इनहेल करेंगे यानी एयर को अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो डायफ्राम जो होगा वो तो नीचे की तरफ मूव करेगा और जो रिब्स है ये हमारे बाहर की तरफ मूव करेंगे, जिससे हमारा जो लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एयर बहुत तेज़ी के साथ में अंदर की तरफ मूव करेगी। अब उसके उल्टे जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं यानी कि एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब डायफ्राम मूव करेगा और रिब्स जो होंगे, रिब्स अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो डायफ्राम नीचे से प्रेशर डालेगा, रिब्स साइड से प्रेशर डालेंगे, तो ये क्या होगा, हमारे लंग्स जो होंगे सिकुड़ जाएंगे, और लंग्स सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा, एयर हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। ठीक, समझ में आया? चलिए ये देखते हैं हम एक्टिविटी 10.4। इससे पहले इसे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सावधानियां बताई गई हैं। देखिए, द एयर अराउंड अस वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण होते हैं, जिसमें स्मोक के, धूम्रपान के होते हैं, धूल के कण होते हैं, डस्ट के होते हैं, पॉलन होते हैं, etc. When we inhale, the particles get trapped in the hairs present in our nasal cavity. जब हम इनको इनहेल करते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये ट्रैप कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं हमारी नेसल कैविटी में। जो एयर वो होते हैं ना, हेयर, वो हेयर में आके ये अटक जाते हैं। However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. कभी कभी ये जो पार्टिकल्स हैं हेयर कैविटी, हेयर से भी पास हो जाते हैं। कभी कभी हेयर भी इन पार्टिकल्स को नेसल कैविटी से में पास कर देता है। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज foreign particles from the inhaled air and a dust free clean air enters our body. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कभी कभी जो हमारी नाक में जो बाल होते हैं ना, वो इन पार्टिकल्स को ट्रैप नहीं कर पाते, तो अंदर की तरफ भेज देते हैं। जैसे ही अंदर भेज देते हैं वैसे ही हमें स्नीजिंग, छींक आ जाती है ना। जो छींक आ जाती है, छींक आने से ये पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर पाती है। ठीक है, टेक केयर वाली बात करते हैं। When you sneeze, you should cover your nose so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person. जब आप छींकते हैं तो आपको अपनी नाक को ढक लेना चाहिए, जिससे आपके द्वारा निकाले गए जो पार्टिकल्स हैं ना, वो अन्य व्यक्ति द्वारा इनहेल नहीं किए जाएं। क्योंकि अगर आपने खुले में छींक दिया तो आपने जो पार्टिकल्स अपनी नाक से निकाले हैं वो पार्टिकल्स किसी दूसरे की नाक में चले जाएंगे, फिर उसको परेशानी हो जाएगी।
इसलिए आपको खुले में नहीं छींकना, अपनी नाक को ढक लेना चाहिए रुमाल से या अपने आर्म से। ठीक है, चलिए जी एक्टिविटी देखते हैं 10.4। 10.4 एक्टिविटी क्या कह रही है? टेक ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए। मेजर द साइज ऑफ चेस्ट विद द मेजरिंग टेप, अब मेजरिंग टेप की हेल्प से चेस्ट के साइज को मेजर कीजिए एंड रिकॉर्ड कीजिए अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 10.2 में। ठीक, टेबल 10.2 ये रही। तो यहाँ पे आपको क्लासमेट में जो भी हैं आप उनके साथ में एक्टिविटी को करेंगे। यहाँ पे तेजी के साथ आपको डीप गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस लेने के बाद में जो मेजरिंग टेप होता है ना, उससे आपको अपनी चेस्ट को मेजर करना है कि कितना एक्सपेंड हुई है। ठीक, मेजर द साइज ऑफ चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंड एंड इंडिकेट विच क्लास में शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। ठीक है, तो अपने क्लासमेट के साथ में इस एक्टिविटी को दोहराएं और पता कीजिए कि कौन क्लासमेट आपका सबसे ज़्यादा चेस्ट को एक्सपेंस कर पाता है, किसकी चेस्ट में ज़्यादा प्रसार होता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय ए सिंपल मॉडल, हम सिंपल मॉडल द्वारा मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाम लिखना है, जैसे ABC या अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिए। यहाँ पे जब आप इनहेल कर रहे हैं तब आप यहाँ पे रीडिंग डालेंगे कितने सेंटीमीटर हमारे लंग्स जो हमारी चेस्ट है वो फूली है। फिर यहाँ पे डालेंगे ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और जब आपने एयर को बाहर निकाल दिया तब कितनी है, कितने सेंटीमीटर है। फिर उसके डिफरेंस को यहाँ मेज़र करेंगे, तो इससे पता चल जाएगा किसके में कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, समझ गए? अगली एक्टिविटी देखें। कोई कंफ्यूजन किसी को भाई? चलिए जी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 10.5। 10.5 हमसे क्या कह रहा है? टेक ए वाइड प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम, उसके बॉटम को हटा दीजिए। गेट ए वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, एक वाई शेप की आपको ग्लास या प्लास्टिक की ट्यूब ले लेनी है। मेक ए होल इन द लिड और सो डैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, अब इसके जो ढक्कन है लिड में आप होल कर लेंगे जिससे कि उस ट्यूब को उसके अंदर पास कर दिया जाए। ठीक है, टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि टू द फॉग्ड एंड फिक्स ट्यूब डिफ्लेटेड बैलून, डिफ्लेटेड बैलून यहाँ पे लगा देने हैं आपको, वो जो फोर्क आपने लिया था, और आपको फिगर 10.7 के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आ जाइए, ये है 10.7। देखिए 10.7 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि एक बोतल लेनी है, बोतल के बॉटम को आपको कट कर लेना है। ठीक, कट करने के बाद वाई शेप की आपको ट्यूब लेनी है इस तरीके से, जिसको फॉर्क कहा गया है। यहाँ पे डिफ्लेटेड बैलून्स लगा देने हैं दोनों तरफ। अब इस फॉर्क को एक बोतल के अंदर आपको धंसाना है। ठीक है, जो बोतल आपने ली है, और उसके कैप जो लिड है, लिड को बोतल के साथ एयर टाइट कर देना है, और इस बोतल के जो बॉटम है, इस बॉटम पे रबड़ की शीट लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेटअप तैयार करना है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द वेस्ट डाउनवर्ड। अब आपको क्या करना है, रबड़ की जो सीट लगाई है, आप रबड़ की सीट को नीचे की तरफ एक्सपेंड करेंगे, नीचे की तरफ खींचिए। ठीक है, नीचे की तरफ खींचेंगे जैसे ही, तो आप क्या देखते हैं कि बैलून्स डाउनवर्ड एंड वॉश द बैलून, नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून। डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून? तो जब आप बैलून को नीचे की तरफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि जो लंग्स हैं, यानी कि जो बैलून्स हैं, बैलून की सीट, मैं नीचे की शीट की बात कर रहा हूँ, जो रबड़ की शीट आपने लगाई है, तो जब आप रबड़ की शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये जो बैलून्स है ये फूल जाते हैं, जैसे हमारे लंग्स में होता है। डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, लंग्स फूल जाएंगे। जैसे ही हम रबड़ की शीट को ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, ऊपर की तरफ जाएगी रबड़ की शीट, तो ये डायफ्राम यानी कि जो हमारे बैलून्स हैं, जो हमने बैलून्स लगाए हुए हैं, वो डिफ्लेटेड हो जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर हमारे लंग्स की तरह है।
एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन है ये ब्रीथिंग का, ठीक है, समझ रहे हैं भाई। रबड़ की शीट लगाई थी, अब जैसे आपने कहा था कि हमने अभी यहाँ बताया था ना, जैसे देखो समझो, यहाँ बताया था डाउनवर्ड कि अगर डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो हमने शीट लगाई है रबड़ की, ये डायफ्राम है। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये बैलून्स फूल जाता है। तो सेम टू सेम हमारे अंदर भी यही होता है कि ये जो लंग्स हैं ये फूल जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म को शो करने के लिए एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, एक मॉडल है, ठीक। चलिए जी, अब तो आपको पता चल ही गया होगा मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे बूझो का क्वेश्चन, इसको भी देखें। हाँ चलिए, बूझो कह रहे हैं कि बूझो वांट टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। भाई बूझो कहना चाह रहे हैं कि भाई कितनी एयर एक पर्सन जो लंग्स में कैरी कर सकता है। तो ये एवरेज एयर होती है, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो अब आगे आप आएंगे तो आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट जिसको उच्छ्वासन कहते हैं, कि जो हम बाहर क्या निकालते हैं। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो यानी कि जो एयर है उसको बाहर निकालते हैं, तो ब्रीथ आउट जब करते हैं तो उससे क्या निकलता है। तो देखें, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 10.6। 10.6 में क्या कह रहे हैं, टेक ए सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास प्लास्टिक ट्यूब बोतल, मेक ए होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन ए बोतल। तो कोई भी पतली स्वच्छ परख नली ले सकते हैं आप, इसमें कॉर्क लगा हो। यदि आप परख नली उपलब्ध ना हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा आप ताज़ा प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ठीक है, भुजा चूना भी बोल देते हैं इसको, लाइम वाटर आपको डालना होगा। यानी टेस्ट ट्यूब होगी या जो बोतल आपने ली है उसके अंदर आप लाइम वाटर डालेंगे, और जो आपने एक पतली सी एक स्ट्रॉ लेंगे इस तरीके से, ये स्ट्रॉ लिया, यहाँ हमने लाइम वाटर ले लिया है, ये लाइम वाटर भर लिया, ये स्ट्रॉ लेने के बाद हम नीचे की तरफ इसमें इनहेल एक्सहेल करेंगे, यानी फूंक मारेंगे, जो अंदर की एयर है उसको बाहर निकालेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, चलिए इसको देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज पैरानाइमा कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। देखिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती है ना, उसके द्वारा हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को कैरी कर सके। दस मोर ए ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी। अगर हम ज़्यादा एयर को कैरी कर पाएंगे तो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएंगे अपनी बॉडी की सेल्स को, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, समझ गए। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ आपने स्ट्रॉ लिया, स्ट्रॉ लेने के बाद आपने इसके अंदर फूंक मारी है, यानी कि आपने जो एयर इनहेल की हुई थी अब आप उसको एक्सहेल कर रहे हैं। तो जब आप एक्सहेल कर रहे होते हैं तो तब क्या होता है, क्या होगा भाई, कुछ आ रहा है समझ में, क्या हो सकता है, कोई आइडिया? देखिए आइडिया मैं बताता हूँ क्या होगा। इन द होल इन द लेड सच ए वे दैट डिप्स इन लाइम वाटर। तो आपको जो स्ट्रॉ लेना है, स्ट्रॉ को इस तरीके से आपको रखना है कि वो लाइम वाटर में टच हो जाए। अब आप में बिलो करेंगे जेंटली, उसमें धीरे धीरे आप फूंक मारेंगे तो कुछ समय बाद में आप देखते हैं कि लाइम वाटर की जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। तो आपका जो लाइम वाटर है वो धीरे धीरे मिल्की कलर का सा हो जाता है। तो ये मिल्की कलर किस लिए होता है, ये मिल्की कलर होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंसी के कारण। You are aware that air we inhale, exhale in a mixture of gas. What do we exhale? Do we exhale only carbon dioxide or a maximum gas along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror,
a film of moisture appears on its surface. From where do these droplets come? ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जब आपने क्या काम किया, जब आपने स्ट्रॉ से इसके अंदर एक्सहेल किया, फूंक मारी, तो ये लाइम वाटर धीरे धीरे वाइट कलर का मिल्की सा होता चला जाता है, जो हमें बताता है कि हमने जो एयर बाहर निकाली है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो जो एयर हम निकालते हैं उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। देखिए, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब हम एक्सहेल कर रहे होते हैं तो लगभग 60.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।